Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Ventures Academy. So after so long, मैं तनिषा यादव हाजिर हूँ आप सभी के सामने फॉरेस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 लेकर। डियर व्यूअर्स, बिना टाइम गंवाए चलिए देख लेते हैं कि आज के हम अपने इस लेक्चर पर किन किन टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है नर्सरी एंड प्लांटिंग टेक्निक्स की। इसका मतलब हम देखेंगे कि नर्सरी क्या होती है और किस तरीके से उसकी प्लांटिंग टेक्निक्स होती है। नर्सरी को प्लांट करने के लिए जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इसी के अंडर हम देखेंगे नर्सरी बेड्स क्या होते हैं और फिर नर्सरी बेड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे नर्सरी स्टॉक के बारे में और फिर नर्सरी के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर हम देखेंगे कि नर्सरी को डेवलप करने के लिए उसके साइट सिलेक्शन की क्राइटेरियाज क्या क्या होती हैं और फिर हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की जो कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स आ रहे थे जो कि बिल्कुल जायज़ थे कि फॉरेस्ट्री में एसीएफ में जो आप लोगों का पार्ट है फॉरेस्ट्री का, उस आपके सिलेबस से मैं कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ अपने लेक्चर में मैं उसको मेंशन कर दिया करूँ। तो डियर व्यूवर्स, अभी तक हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वो था आपका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट सिल्वीकल्चर जनरल। तो अभी तक के लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया वो इसी टॉपिक के अंदर आ रहा था और अभी तक हमने साइड फैक्टर्स तक जो है सारे टॉपिक्स को जो है ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। तो आज यानी कि जो अभी हमारा लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 11 में हम नर्सरी और उसकी प्लांटिंग टेक्निक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। इनफैक्ट वाटर बजटिंग, ग्रेडिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स, स्पेशल अप्रोचेस, एस्टैब्लिशमेंट एंड टेंडिंग, ये जो पूरे टॉपिक्स हैं ये आपके 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो आप लोगों के सिलेबस का सेकेंड टॉपिक है यानी कि सिल्वीकल्चर सिस्टम, हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक की तरफ और बात करते हैं नर्सरी की। तो अगर मैं नर्सरी की बात करूं तो इसको हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो था मोटा मोटा जो है हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे भी हम जितने भी लेक्चर्स देखेंगे तो कहीं क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया है तो बेसिक से आपको सारी बातें जो है आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मैंने उन सभी टॉपिक्स का जो है पहले भी कहीं ना कहीं जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर मैं नर्सरी की बात करूं तो एक तो ये होता है नर्सरी लगाने का जो पर्पस होता है, पहला तो ये कि सपोज आपको कहीं पर फॉरेस्ट्री करनी है यानी कि आपको आर्टिफिशियल रीजनरेशन करना है ऐसी जगहों पर जहां पर फॉरेस्ट की कमी है, फॉरेस्ट नहीं है, पेड़ बचाने हैं आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप डायरेक्टली अगर वहाँ पहले तो हम रीज़न देखेंगे कि वहाँ पर फॉरेस्ट क्यों नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो ज़मीन है जहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो पाए हैं वो बैरन हो, है ना। तो अगर बैरन लैंड है तो अब वहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्टली सीड ग्रो करेंगे तो वो सीड जो है वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो ज़मीन के बंजर होने की वजह क्या है और जैसे ही आप वो रीज़न फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा और फिर आप उस रीज़न को आप हटाने की कोशिश करेंगे, राइट। आप रीज़न को ठीक करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू आप वहाँ पर क्या कर सके, फॉरेस्ट्री कर सके। तो एक तो वजह ये हो गई, तो आप डायरेक्टली सीड वहाँ जर्मिनेट ना कर आप वहाँ पर प्लांटेशन करेंगे। फिर नर्सरी को ग्रो करने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि एक तो हो गया आर्टिफिशियल रीजनरेशन वाला, फिर एक तो हमें क्या क्रॉप रोटेशन की टाइम को कम करने के लिए, अगर कोई आपने कहीं पर फॉरेस्ट्री की, सपोज मैं टीक प्लांटेशन की बात करूं तो टीक प्लांटेशन का जो समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपने वहाँ पर उस फॉरेस्ट को हार्वेस्ट कर दिया और फिर से आप वहाँ पर सीड ग्रोइंग कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हार्वेस्टिंग का टाइम को 5 साल बचे हैं, ठीक। उस टीक प्लांटेशन जो आपने करी थी अब उसकी फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग के लिए पूरा खत्म करने के लिए उसको 5 साल बचे हैं। तो 5 साल बचे हैं तो आप क्या करोगे, किसी नर्सरी में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वहां पर आप पहले से ही जो छोटे छोटे प्लांट हैं
वो आप डेवलप कर लोगे, ताकि आप क्या कर सको, सीधे जाके वहां पर प्लांटेशन कर सको। तो इससे जो आपका क्रॉप रोटेशन का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ले पाएंगे। ठीक, तो ये वजह होती है नर्सरी डेवलप करने की। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नर्सरी क्या होता है। एक ऐसा एरिया जहां पर प्लांट्स को रेज किया जाता है फॉर इवेंचुअल प्लांटिंग। प्लांटिंग करने के मकसद से आप किसी एरिया को क्या करते हो, चूज करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छा, आपको यहाँ पर हिंदी में भी डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पौधों को रोपण के लिए उगाया जाता है, नर्सरी कहा जाता है। या आप इसका एक और डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट रिफर्स टू अ लैंड विच इज मेड फ्री फ्रॉम weeds, stumps, stone, pebbles, etc. and is used for sowing of seeds। मतलब कोई एक ऐसा लैंड एरिया आपने क्या किया, चूज किया, जहां पर वीड्स नहीं है, ठीक है, अननेसेसरी जो पौधे होते हैं जो कि हमारे जिसकी हम प्लांटेशन कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे फ्री फ्रॉम वीड्स होंगे, स्टोन से फ्री होंगे, पेबल से फ्री फ्रॉम होंगे। ठीक, वहां पर इंसेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि हम जो नर्सरी उगा रहे हैं या हम जो नर्सरी डेवलप कर रहे हैं वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ हम क्या कर रहे होंगे, उसे ग्रो कर रहे होंगे। और जो एरिया होगा वो एरिया भी कैसा होगा, थोड़ा छोटा होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली किसी बड़े लैंड में या फॉरेस्ट में हम क्या करें, नर्सरी या डायरेक्ट फॉरेस्ट्री कर दें, तो उससे क्या होगा कि एरिया जो है वो काफी वाइड हो जाएगा और हम उस एरिया पे प्रॉपर जो है वो ध्यान नहीं रख पाएंगे, उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो नर्सरी ग्रो करने का ये पर्पस होता है। तो एक ऐसा लैंड जहां पर वीड्स नहीं है, क्योंकि हम वहां पर प्लांटेशन करने की वजह से गए हैं, है ना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस क्या है कि हम वहां पर प्लांटेशन करेंगे प्रॉपर देख रेख के साथ। तो ना तो वहां पर वीड्स होने देंगे हम, ठीक, ना तो वहां पे स्टम्प्स होंगे, ना ही हम स्टोन्स होने देंगे, क्योंकि हम प्रॉपरली उसकी केयर कर रहे हैं। एंड इज यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ सीड्स to raise seedlings and multiplication of different species of plants through asexual means। asexual means का मतलब क्या हुआ, जैसे artificial regeneration की मदद से। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कोई पौधा है तो आपने क्या किया, उसको यहाँ से कट किया, और हो सकता है कि इसकी ब्रांच स्टेम लगाने से ही वो क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो आपने यहाँ से उसको ग्रो किया और फिर यहाँ पे आपने उसको दूसरी जगह लगा दिया, तो वहां से उसको क्या मिल गई, लाइफ मिल गई। तो इस तरीके से, ठीक, ये क्या होता है आपका एसेक्सुअल मीन्स होता है। तो यही आपकी क्या हो गई, नर्सरी की डेफिनेशन हो गई। फिर अ, अगर हम किसी नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में आपको नर्सरी बेड्स मिलेंगे। नर्सरी बेड्स क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। पाथ्स होने चाहिए वहां पर, मतलब अगर आप कोई नर्सरी बना रहे हैं तो वहां पर आपके चलने के लिए भी क्या होने चाहिए, रास्ते होने चाहिए। और इरिगेशन चैनल का मतलब कि आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर जिस तरीके से आप करते हैं, तो दैट इज योर व्हाट, इरिगेशन चैनल। ओके, तो चलिए, जैसे कि ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका प्रॉपरली डेवलप किया हुआ क्या है, नर्सरी है, फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए। ठीक, ये हमने यहाँ पर पाथ छोड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई इरिगेशन फैसिलिटी भी होगी जिसके थ्रू हम इसको क्या कर रहे होंगे, वाटर दे रहे होंगे। और नर्सरी बेड्स क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या है, नर्सरी है। चलिए अब हम बात करते हैं नर्सरी बेड की। तो नर्सरी बेड की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अगर आपको किसी प्रॉपर लैंड में, किसी प्रॉपर एरिया में क्या करना है, नर्सरी लगानी है, नर्सरी डेवलप करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है और सीधे आप लाए यहाँ पर गड्ढा खोदे और पौधे लगाना शुरू कर दिए, नहीं। अब इस पौधे को लगाने के लिए आप उसके लिए प्रॉपर, क्योंकि हमें क्या करना है, एक पौधा क्या होता है, एक जीवन होता है, एक तरीके का हम जीवन है, एक लाइफ है। तो वो प्रॉपर ग्रो करने के लिए पहले हम उसके लिए क्या बनाएंगे, क्यारियां बनाएंगे। नर्सरी बेड इज व्हाट, क्यारियां। तो हम उसके लिए एक प्रॉपर जगह तैयार करेंगे जहां पर हम मैन्योर डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, ताकि वो जो जगह है वो उसके लिए प्रॉपर हो, जहां पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, इस तरीके से। तो वो क्या होता है, हमारा नर्सरी बेड कहलाता है। ठीक, चलिए, जैसे नर्सरी बेड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सीडलिंग बेड्स एंड ट्रांसप्लांट बेड्स। सीडलिंग बेड्स का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली
सीड्स के थ्रू आप उस नर्सरी को जो है ग्रो कर रहे हैं, मतलब जो नर्सरी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई नर्सरी है, तो यहाँ पर आप प्लांटेशन नहीं करोगे, आप यहाँ पर सीड्स के थ्रू जो है वो क्या करोगे, प्लांट्स जर्मिनेट करोगे, प्लांट्स ग्रो करोगे। फिर आपका जो दूसरा टाइप का बेड होता है वो होता है ट्रांसप्लांट बेड्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो नर्सरी में आपने सीड्स लगाए हैं, जब सीड्स एक पर्टिकुलर जब उसने ग्रोथ कर ली, तो वहां से आप उसको निकालकर ऐसी नर्सरी पे ले जाते हैं जहां पर आप उसकी क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। मतलब सीडलिंग बेड से उठाकर आप उसको कहाँ ले जाते हैं, ट्रांसप्लांट बेड्स पर। ठीक, तो ये क्या होता है, नर्सरी का क्लासिफिकेशन होता है। ये हिंदी में डेफिनेशन दी हुई है। बाकी जैसे मेरी जो ये पीपीटीज हैं, मैं इनका जो पीपीटी के फॉर्म में सॉरी पीडीएफ के फॉर्म में जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, देखिए ये इस तरीके से। अब अगर हमें यहाँ पर प्लांटेशन करनी है, देखिए ये हमने पाथ छोड़े हुए हैं यहाँ पर, ताकि हम प्रॉपर यहाँ से आ जा सके और इसका ध्यान रख सके। और ये क्या है, ये बेड्स लगाए हुए हैं, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीड्स ग्रो करेंगे या तो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे इस तरीके से। तो ये क्या है, ये एक नर्सरी बेड है। चलिए अब हम बात करते हैं सीडलिंग नर्सरी की। तो सीडलिंग नर्सरी क्या होगा, जहां पर सीडलिंग बेड्स होंगे। अब देखिए, एक तो होता है ट्रांसप्लांट बेड और एक होता है सीडलिंग बेड्स, अभी हमने डिस्कस किया था, राइट, अभी हमने डिस्कस किया था। एक होता है सीडलिंग बेड्स, ये देखिए ये, और एक होता है ट्रांसप्लांट बेड। तो सीडलिंग नर्सरी क्या होगा, जहां पर सीडलिंग बेड्स होंगे। सीडलिंग बेड का मतलब क्या हुआ कि जिस बेड पर हमने उस बेड को डिजाइन ही ऐसा किया है कि जहां पर हम क्या कर सके, सीड्स ग्रो कर सके। ओके, तो वैसा जैसे देखिए, a nursery which has only seedling beds, that is in which seedlings only are raised, no transplanting being done, is called seedling nursery. ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर वही किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीडलिंग बेड्स हैं, यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से, जैसे देखिए ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीड्स लगा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर जब ये प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर लेगा, तो अब हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से उखाड़ के हम इसको कहाँ ले जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप फॉरेस्ट में लगा दीजिए, लेकिन अगर डायरेक्टली फॉरेस्ट में नहीं लगाना है तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली उठाकर इसको ट्रांसप्लांट बेड पे लगा देंगे। अब इसको अगर हम उठा के ट्रांसप्लांट बेड पे क्यों लगाया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसप्लांट बेड्स का क्या मतलब होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट नर्सरी की। तो ट्रांसप्लांट नर्सरी में क्या होगा कि जो जहां पर ट्रांसप्लांट बेड्स होंगे, दोज नर्सरी बेड्स इन विच सीडलिंग्स रेज्ड इन सीडलिंग बेड्स आर ट्रांसप्लांटेड। जो पौधे जो हैं, जो प्लांट्स जो हैं, जो सीडलिंग बेड्स में ग्रो किए हुए हैं या सीडलिंग नर्सरी में ग्रो किए हुए हैं, तो उनको हमने क्या किया, वहां से लाकर हमने उनको कहाँ लगा दिया, ट्रांसप्लांट बेड्स पे लगा दिया। और जिस नर्सरी में ट्रांसप्लांट बेड्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसप्लांट नर्सरी कहेंगे। ओके, a nursery plants which has only transplant beds, that is in which seedlings are transplanted in preparation for forest planting, जहाँ पर forest planting की प्रिपरेशन की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट नर्सरी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, अब ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ये जो प्लांटेशन की गई है, ठीक, तो अब ऐसा समझिए कि ये जो है ये ट्रांसप्लांटेशन नर्सरी है। तो किसी दूसरे यानी कि सीडलिंग नर्सरी में हमने क्या किया, सीड ग्रो किया, और जब ये प्लांट इतने बड़े हो गए कि उनकी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो प्रॉपर हो सकती है, प्रॉपरली हो सकती है, तो हमने यहाँ से इसको उखाड़ा और ट्रांसप्लांट बेड पर लाकर या ट्रांसप्लांट नर्सरी पर लाकर हमने इसको ग्रो कर दिया। तो और फिर यहाँ से जब ये प्रॉपर न्यूट्रिशन इनको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, जब ये ऐसे इस कंडीशन में आ जाएंगे कि अब इनकी फॉरेस्ट्री जो है वो की जा सकती है, तो अब इनको उठाकर उस जगह पर ले जाकर रख दिया जाएगा जहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट नर्सरी कहते हैं। ओके, ये देखिए ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक, तो ये भी क्या है, एक ट्रांसप्लांट नर्सरी है। ओके, चलिए
अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड की, कि नर्सरी बेड की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। तो अगर हम नर्सरी बेड की बात करें तो हम इसको कम्प्लीटली 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द साइट, अकॉर्डिंग टू द एरिया, कि वो एरिया किस तरीके का है। तो एरिया की बेसिस में हम नर्सरी बेड्स को जो है वो 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला तो होता है संकेन बेड। संकेन बेड, संकेन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा डूबा हुआ। सिंक, संक, ठीक है, सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना। संक का मतलब डूबा हुआ, तो संकेन बेड। तो एक्चुअली में ये डूबा हुआ नहीं होता है, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो सीड बेड के जो सॉइल होते हैं उनको क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेरिलाइज करना होता है बाय सॉइल सोलराइजेशन मेथड। अब सॉइल सोलराइजेशन मेथड जो है वो हम अपने आने वाले लेक्चर पे देखेंगे कि वो क्या होता है, बट ये क्या होता है, एक तरीके के सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक मेथड होता है, टेक्निक होता है। सॉइल को इंसेक्ट फ्री करने का एक टेक्निक होता है, आपको सिर्फ इतना जानना है। जब हम सॉइल इम्प्रूवमेंट पढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसके प्रोसीजर को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक तरीके से हम उस सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसको स्टेरिलाइज करके। कौन से मेथड से, सॉइल सोलराइजेशन मेथड से, या हम उनको केमिकल्स, ठीक, और विद केमिकल्स टू अवॉइड कंटामिनेशन बाय पेस्ट एंड डिसीज, उनको पेस्ट और डिसीज से बचाने के लिए केमिकल से भी उनको स्टेरिलाइज किया जा सकता है। फिर क्या होता है कि इस नर्सरी बेड के जो सॉइल होते हैं उनको थरोली मिक्स किया जाता है रॉटन फार्मयार्ड मैन्योर से। मतलब ये नेचुरल मैन्योर है, आर्टिफिशियल मैन्योर नहीं है, नेचुरल मैन्योर। जैसे खाद, घर में जो खाद बनाया जाता है, अब हमने अपने बचपन की स्कूल की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक डिग, गड्ढा खोदा जाता है, वहाँ पर कंपोस्ट पिट बनाया जाता है, और हमने ये भी सीखा है कि जितने भी सब्जियों की जो छिलके होते हैं तो उनको उस डिग में, उस गड्ढे में अगर हम पाट के रख दें तो वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाते हैं और एक मैन्योर, खाद का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉइल है, यहाँ पर नर्सरी बेड, संकेन बेड का जो सॉइल है उसको थरोली मिक्स किया जाता है विथ रॉटन फार्मयार्ड मैन्योर, सड़ा हुआ, रॉटन मीन सड़ा हुआ, ठीक। अब इस टाइप की जो ये नर्सरी बेड होती हैं वो ड्राई और विंडी एरियाज में बनाई जाती है, जो सूखी और जहाँ पर हवा जो है वो बहुत तेजी से बहते हैं, ड्राई एंड विंडी एरियाज, यानी कि सपोज डेजर्ट एरियाज में, ठीक। तो वहां पर जो है इस तरीके के बेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है कि संकेन बेड का इस्तेमाल किन जगहों पर किया जाता है। तो मोस्टली कहाँ पर किया जाता है, ड्राई और विंडी एरियाज में। क्या होता है कि ड्राई एरियाज में इनको जो बेड जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल रखा जाता है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर मॉइस्ट नहीं मिल पाएगा अगर वो ऊपर रहेगा, क्योंकि वो तो ड्राई एरिया है। तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर मॉइस्ट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा 10-15 सेंटीमीटर उनको नीचे रखना होगा, ताकि पानी जो है वो प्रॉपरली, अगर हम वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स को, तो अगर गड्ढा है तो जो पानी है वो वहां पर जाकर बहुत टाइम तक जो मिट्टी को जो है वो प्रॉपरली मॉइस्ट बनाकर रखा रहेगा, और पानी जो है उसकी बचत भी होगी। अगर आप एक बार पानी, क्योंकि देखिए ड्राई एरिया है, अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट पे तो वो तो तुरंत सूख जाएगा, लेकिन अगर आपने वहां पर 10 से 15 सेंटीमीटर जो है गड्ढा बनाया हुआ है, बिलो द ग्राउंड लेवल अगर आप रख रहे हैं, तो पानी जो है वो कंजर्व होगा और ज्यादा टाइम तक जो है वो प्लांट्स को मॉइस्चर मिलेगा, और सॉइल भी जो है वो मॉइस्ट रहेगा, ठीक। फिर क्या है, संकन बेड फैसिलिटेट्स द डिपोजिशन ऑफ इरिगेशन वाटर, और हाँ ऑब्वियसली अब संकन बेड जैसे है तो वहां पर क्या होगा कि अगर इरिगेशन वाटर, यानी कि आप आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं वहां पर, तो भी वाटर क्या करेगा, वो कंजर्व करके रखेगा। और अगर रेन वाटर है, बारिश हो रही है, तो उसको भी वो लॉन्गर पीरियड तक के लिए जो है कंजर्व करके रखेगा। तो ये किस जगह पर होती है, जहां पर वाटर की कमी होती है, वाटर स्कार्सिटी होती है, तो वहां पर क्या करता है, वो मॉइस्चर को कंजर्व करके रखता है। और ये ऐसे जो बेड होते हैं इनको इजीली इरिगेट किया जा सकता है ड्यूरिंग ड्राई सीजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने आपको राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, तो अब वहां पर गर्मी के मौसम में तो और भी ज्यादा गर्मी होगी, राइट। तो ऐसे जगहों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये संकन बेड है
वो क्या करता है, सीडलिंग को प्रोटेक्शन करता है ड्यूरिंग हाई विंड कंडीशन, क्योंकि वहां पर जो विंड्स है वो भी क्या होगा, बहुत ही तेजी से चलेगा, है ना। तो अब वहां पे सॉइल इरोशन की भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जब बेड जो है वो क्या है, ऑलरेडी ग्राउंड लेवल से 10 टू 15 सेंटीमीटर बिलो है। तो यहाँ पर अगर विंड बहुत तेजी से चल रही है तो सॉइल जो है वो इरोड नहीं हो पाएगा। प्लस हम जो सिडलिंग है, सिडलिंग मतलब अंकुर जो निकल चुका है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना। तो जो सिडलिंग्स हैं उनको भी वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि वो ग्राउंड से क्या है, 10 टू 15 सेंटीमीटर बिलो है। ओके, फिर हमारा आता है लेवल बेड। अब लेवल बेड की बात करें तो लेवल बेड क्या करता है कि यहाँ पर जो सॉइल होता है सीड बेड का, उसको भी क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। किस मीन से, सॉइल सोलराइजेशन मीन से, और विथ केमिकल्स, सेम एज द फर्स्ट वन, संकन बेड की तरह भी यहाँ पर भी इसको क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है। फिर सॉइल प्रिपरेशन के बाद इनको रिकमेंडेड डोज दिया जाता है। देखिए क्या होता है कि ड्राई एरिया में वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए वहां पर उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में या डिजायर्ड अमाउंट में उनको रॉटन फार्मयार्ड मैन्योर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब लेवल बेड की बात होती है तो लेवल बेड में पहले वहां पे जो भी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होगा, तो उनसे रिकमेंडेड डोज का जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है वो मिक्स की जाती है वहां के नर्सरी बेड में। ठीक, फिर क्या होता है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो पूरा एरिया है उसको यूनिफॉर्म साइज ऑफ स्मॉल बेड्स में बांटा जाता है, ताकि वहां पे जो बेड्स बने हुए हैं उनका प्रॉपरली मैनेजमेंट हो सके। तो उनको यूनिफॉर्म साइज, एक ही साइज में पूरे नर्सरी को छोटे छोटे साइज में बेड्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, फिर क्या होता है कि जैसे एक यूनिफॉर्म साइज की बात की जाए तो यूजुअली क्या होता है, लेवल बेड की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट बेड जो है वो यूजुअली 1 मीटर वाइड होता है, और लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ फील्ड, फील्ड के स्लोप के अकॉर्डिंग लेंथ जो है वो डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन विड्थ जो है वो क्या है, वो 1 मीटर तक की ही होनी चाहिए जब आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेवल बेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो इरिगेशन चैनल्स होते हैं वो बिटवीन द रोज प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे क्यारियां होती है ना, ऐसे 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 इस तरीके से। ठीक, तो अब जब यहाँ पे लेवल बेड जब हम डेवलप कर रहे हैं तो उसकी विड्थ हमने कितनी रखी हुई है, 1 मीटर, लेकिन लेंथ तो अकॉर्डिंग टू द स्लोप है। जब इरिगेशन चैनल, जब मीन्स ऑफ वाटर सप्लाई आप बनाते हैं तो आप इन रोज के बीच से बनाएंगे। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा कि एक तरीके से वो ड्रेनेज चैनल की तरह भी क्या करेंगे, मदद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा हैवी रेन हो गई, तो हैवी रेन हो गई तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पानी जो है वो एक्सेस में हो जाएगा, अब पानी जो है वो निकल नहीं पा रहा है। तो अगर हम इन रोज के बीच में अगर हम इरिगेशन चैनल बनाते हैं, तो अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ से जो पानी है, जो एक्सेस वाटर है, वो क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो इस तरीके से वो नालियों की तरह, ड्रेनेज चैनल की तरह वो क्या करेगा, काम करेगा। और ऐसे जो बेड्स हैं वो नॉन रेनी सीजन यानी कि समर और विंटर की टाइम पर बनाया जाते हैं, ताकि वाटर वाटर जो है उनकी वाटर लॉगिंग ना हो सके, मतलब वाटर जो है वो जमा ना हो पाए। तो इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लेवल बेड का जो फॉर्मेशन है या प्रिपरेशन है वो किस टाइम पर होता है, किस टाइम पे मोस्टली किया जाता है। तो समर और विंटर, जब पानी रेनी सीजन, क्योंकि लेवल बेड में क्या एक डिसएडवांटेज है कि वाटर लॉगिंग हो सकती है, यानी कि पानी जो है वो जमना शुरू हो सकता है, और अगर ज्यादा पानी जमेगा तो हमारे जो पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से फिर adequate drainage provision is made and preference for sandy or sandy loamy soil is given when preparing a flat bed। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये जो लेवल बेड है वो कहाँ पर बनाया जाता है, सैंडी, जहाँ पर सॉइल कैसा है, सैंडी सॉइल है या लोमी सॉइल है। तो इस तरीके से, और ब्लेड जो है वो प्रॉपरली फ्लैट रहती है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, उसके विड्थ को लेकर और उसकी लेंथ को लेकर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं
थर्ड टाइप ऑफ बेड की, दैट इज योर व्हाट, रेज्ड बेड। अब ये जो रेज्ड बेड है, अब हमने कौन कौन से सीजन का देख लिया, एक तो हो गया समर सीजन का, ड्राई एरिया का भी देख लिया, विंडी एरिया का भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि रेनी सीजन में किस तरीके के बेड्स जो हैं वो होने चाहिए। तो ऐसे नर्सरी बेड्स जो हैं वो किस सीजन पर लगाए जाते हैं, रेनी सीजन पर। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रेनी सीजन पर किस तरीके की बेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी बेड का इस्तेमाल किया जाता है, रेज्ड बेड का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लैंड जो है उसको लेवल किया जाता है और वीड से उनको फ्री किया जाता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, रेनी सीजन में वीड्स की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, राइट। स्टम्प्स हैं, स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, वो आपको ज़्यादातर कौन से सीजन में देखने को मिलते हैं, रेनी सीजन पे। तो लैंड्स जो है उनको लेवल किया जाता है और सारे वीड्स से जो है उन्हें फ्री किया जाता है। अब यहाँ का जो सॉइल होता है इस नर्सरी बेड में, तो उनको क्या किया जाता है, थरोली मिक्स किया जाता है विथ 5 to 10 kg पर स्क्वायर मीटर रॉटन फार्मयार्ड मैन्योर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली यहाँ का जो मैन्योर मिक्स करने का जो प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि ये किस टाइम पर हो रहा है, रेनी सीजन पे। अब अगर हम एक्सेस में अगर मिला देते हैं तो रेन की वजह से क्या हो सकता है कि वो प्रॉपरली जो न्यूट्रिशन है हो सकता है कि उसको ना मिले। क्यों, क्योंकि पानी के साथ हो सकता है कि वो बहाव हो जाए या पानी के साथ मिक्स होके वो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के बेड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का जो रॉटन मैन्योर फार्म यार्ड जो मैन्योर है उसका जो प्रपोर्शन है वो क्या है, वो फिक्स है। ओके। फिर अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि किस टाइप ऑफ बेड में जो मैन्योर का जो प्रपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। तो किस टाइप के बेड में फिक्स होता है, रेज्ड बेड के टाइप पे। अच्छा, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो है हमारा वन डे एग्जाम है, एमसीक्यूज पूछता है इसमें, तो उतने डीप में वो नहीं पूछेगा। मैं जितना आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। चलिए, फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इस बेड की प्रिपरेशन करते हैं तो हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। विड्थ जो है वो 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए और लेंथ जो है वो 3 से 5 मीटर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाएगा ड्यूरिंग रेन्स, क्योंकि ये रेनी सिस्टम का बेड है। रेनी सिस्टम के टाइम पे हम इस बेड का फॉर्मेशन करते हैं, डेवलप करते हैं। तो अगर हम इस दिए हुए मेजर्स के हिसाब से अगर हम अपना बेड तैयार करते हैं तो प्रॉपर जो है रेन्स के टाइम पे उसको ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा और जो एक्सेस वाटर होगा वो उस सिस्टम के थ्रू जो है वो बाहर चला जाएगा। और इनफैक्ट अगर हम इस मेजरमेंट के साथ अगर हम अपना बेड तैयार करते हैं तो वो वाटर स्टैग्नेशन को भी क्या करेगा, अवॉइड करेगा। जो वाटर स्टैग्नेशन है यानी वाटर लॉगिंग, जो वाटर का जम जाना, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। फिर हर प्लांट के बीच में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में या एक सीड से दूसरे सीड के बीच में कितना, 3 से 4 सेंटीमीटर का जो गैप है वो होना चाहिए, इज लेफ्ट बिटवीन टू बेड्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट कल्चरल प्रैक्टिसेस स्मूथली। ओके। चलिए, अब हम समझते हैं कि नर्सरी स्टॉक क्या होता है। अब अगर हम नर्सरी स्टॉक की बात करें तो इंडिया में जो है सीडलिंग नर्सरी जो है वो अलग टेक प्लेस की जाती है, अलग परफॉर्म की जाती है, और ट्रांसप्लांट नर्सरी जो है वो अलग परफॉर्म की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम नर्सरी में, जैसे सपोज ये एक नर्सरी है तो आधा पोर्शन जो है उसको सीडलिंग नर्सरी घोषित कर दिया और आधा नर्सरी जो है उसको ट्रांसप्लांट नर्सरी घोषित कर दिया, इस तरीके से। ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जनरली अगर देखा जाए तो जो भी प्लांटिंग की जाती है उस नर्सरी में, तो एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज ये इस पूरे को हमने क्या कह दिया, नर्सरी स्टॉक कह दिया कि कितने प्लांट अवेलेबल है, कितने प्लांट अगर सपोज कि किसी दूसरे फॉरेस्ट से या किसी दूसरी पार्टी से ऑर्डर आया टीक प्लांट का, ठीक, अब ऑर्डर आया टीक प्लांट का, तो अब वो क्या बोलेगा, अब ऐसा तो नहीं बोलेगा कि 4 प्लांट दे दो, 6 प्लांट दे दो या 4000 दे दो। तो उनकी कुछ क्राइटेरियाज होती हैं कि इतने स्टॉक में इतने प्लांट होते हैं, तो वो डायरेक्टली क्या कहेगा, एक स्टॉक दे दो, एक स्टॉक टीक दे दो, एक स्टॉक यूकैलिप्टस दे दो, इस तरीके से। तो जितने प्लांट सप्लाई होते हैं नर्सरी से और एक
बेड एक ये पूरे पार्ट में जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस पूरे पार्ट में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, तो यहाँ का जो डाटा मेंटेन किया जाता है वो इस तरीके से ही किया जाता है स्टॉक्स के फॉर्म में। तो यही आपका क्या होता है, नर्सरी स्टॉक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट की, मतलब नर्सरी ग्रो करने का इम्पोर्टेंस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम नर्सरी की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन में, जैसा कि मैंने आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही आपको एक्सप्लेन किया। आर्टिफिशियल रीजनरेशन का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किया जा रहा है, यानी कि फॉरेस्ट्री की जा रही है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये क्या करता है, अगर आर्टिफिशियल रीजनरेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि प्लांट्स जो है वो फास्टली ग्रो करेंगे। फास्टली ग्रो करेंगे मतलब आर्टिफिशियल जनरेशन तो एक ही वजह से हो सकती है, दो वजहों से हो सकती है। एक तो ये कि वहाँ पर जो है फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट फायर लगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर लगा, तो फॉरेस्ट जो है वो कम्प्लीटली क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो वहाँ पर वापस से फॉरेस्ट की रीग्रोथ के लिए क्या किया जा सकता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, राइट। अब दूसरा ये कि कोई एक बहुत ही बड़े अमाउंट में कोई लैंड जो है वो बंजर पड़ा हुआ है, बैरन लैंड है, तो वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, वहां पर फॉरेस्ट्री कर सकते हो, फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हो इस तरीके से। तो और अब अगर आप ऐसी जगहों पर अगर आप ये सोचोगे कि सीड्स के थ्रू या सीडलिंग्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कि फॉरेस्ट जो है वो आप उसको ग्रो कर दोगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप वहां पर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग का जो फंडा होगा वो किसके थ्रू ही होगा, नर्सरी के थ्रू। आप डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पर सपोज आपने क्या किया, 2 साल की नर्सरी जो है वहां पे प्लांट सीड लगा दी, अब 2 साल के बाद जो प्लांट है वो इतनी अच्छी हाइट में आ गए, प्लांट को उठाया और वहां पर लगा दिया। अब जैसे ही उस प्लांट को प्लांट जो है वहां पर लग गया, अब यहाँ पर जो आपके 2 साल जो बचे थे, जो आपका टाइम पीरियड था 2 साल का, तो आप ये 2 साल खाली तो नहीं बैठ सकते। तो आपने क्या किया, वहां पर फिर दूसरी जगह जो है नर्सरी जो है प्रॉपर एरिया में वहां पर आपने जो है नर्सरी डेवलप कर दी। तो इस तरीके से जो है रोटेशन चलता रहेगा और खाली ना बैठकर आपका जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होगा, और जो जब आप फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं तो वो ये जो मेन पर्पस है नर्सरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। फिर शॉर्ट रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सपोज ये कोई लैंड है, यहाँ पर आप टीक की प्लांटेशन कर रहे हैं, टीक का जो लाइफ है जब आपको इसकी हार्वेस्टिंग करनी है वो 10 ईयर्स का है, सपोज सपोज वो 10 ईयर्स का है, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, 10 ईयर्स जब आपने ये पूरा हार्वेस्टिंग कर दिया, फिर यहाँ पर आकर आप सीड ग्रो करोगे तो आपको फिर अगले 10 साल लगेंगे। तो जैसे ही इनकी हार्वेस्टिंग होने वाली होगी तो आप क्या करोगे, सपोज 8 साल हुए तो 8 साल में आप एक नर्सरी में आप ऑलरेडी वहां पर क्या करोगे, प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही 10वें साल में आप इसकी हार्वेस्टिंग करोगे तो 2 साल तक ये जो प्लांट है वो क्या कर हो चुकेंगे, ग्रो। तो यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड है वो 10 साल से कितना का हो गया, 8 का हो गया। तो इस तरीके से शॉर्ट रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। और जैसे एक्सोटिक प्लांट आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, एक्सोटिक प्लांट जैसे यूकैलिप्टस हो गया, पॉपुलर हो गया, तो उनको ग्रो करने के लिए बहुत ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए होता है। तो आप क्या करते हैं, पहले तो उनको लेकर आते हैं नर्सरी में, नर्सरी में उनको जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए वहां पर वैसे एनवायरनमेंट में आप उनको ग्रो करते हैं। फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पर वो ग्रो हो गया तो अब आप डायरेक्टली ले जाकर उसको फॉरेस्ट में नहीं लगा देते। अगर आप डायरेक्टली ले जाकर उनको फॉरेस्ट पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो जो प्लांट यहाँ पर इतने सालों तक जो अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो एक्सोटिक स्पीशी है जो ग्रो अप हुआ है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली उसको उस फॉरेस्ट एरिया में ले जाकर लगा देते हैं। तो पहले आप क्या करते हैं, उनकी हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग जो है हम आगे देखेंगे क्या होता है। हार्डनिंग करने के बाद फिर आप उसको क्या करते हैं, फॉरेस्ट में ले जाकर उसकी ग्रोथ करते हैं। तो इस तरीके से एक्सोटिक स्पीशीज की अगर आपको फॉरेस्ट्री करनी है, एक्सोटिक स्पीशीज जैसे ब्रोकली, ब्रोकली क्या है, एक्सोटिक स्पीशी है। गोभी का एक्सोटिक वर्जन क्या हो गया, ब्रोकली हो गया, राइट। पत्ता गोभी का एक्सोटिक वर्जन क्या हो गया, आइसबर्ग हो गया, इस तरीके से।
और जैसे येलो पेपर, रेड पेपर जो होते हैं, शिमला मिर्च का जो येलो और रेड वर्जन आता है, तो वो क्या है, एक एक्सोटिक स्पीशी है। तो आप जो शिमला मिर्च की जो येलो कैप्सिकम और बेल कैप्सिकम की जो आप खेती है वो आप यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको करनी है तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो ग्रो होता है वैसा एनवायरनमेंट आप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि हर साल सीड बियरिंग नहीं करती, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो क्या करती हैं, सीड बियर करती हैं। तो अब क्या करेंगे आप, जिस टाइम पे वो सीड बियर करती हैं आपने वो सीड लिया और उसकी क्या कर दी, नर्सरी डेवलप कर दी। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको जो सीड है वो प्रॉपरली हर साल किसी भी टाइम पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक। फिर जो स्लो ग्रोइंग स्पीशीज होती हैं, अब जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अब वहाँ पर आप क्या करोगे, उनके लिए आपने नर्सरी डेवलप कर दी। अगर आप वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई फॉरेस्ट है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे-अच्छे पौधे हैं। अब यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है कि उनकी जो टाइम पीरियड है उनके ग्रो करने का वो काफ़ी स्लो है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये जो पौधा है उसको निकाल कर ले आओगे, लेकिन स्पीशीज बहुत अच्छी है, ठीक। तो यहाँ से आप उसको उखाड़ के ले आओगे और फिर अपनी नर्सरी में ग्रो करने लगोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन होगा तो दोनों ही प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। और फिर जब वो एक बार ग्रो हो गया तो इस तरीके आप उसकी मदद से आप बहुत सारी स्पीशीज जो है वो डेवलप कर सकते हो, इस तरीके से। फिर अगर आपको रोड साइड और अर्बन प्लांटेशन करना है तो उसके लिए तो आपको हमेशा क्या करना होगा, नर्सरी। क्योंकि अगर आप रोड साइड प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसे रिंग रोड वगैरह में, हाईवे में जो पेड़ लगे होते हैं, तो अब जनरली आप देखते हैं कि वो सारे के सारे एक ही तरह के पेड़ होते हैं, ठीक। तो अगर आपको अर्बन साइड प्लांटेशन करनी है या रोड साइड प्लांटेशन करनी है, जैसे कि हम जब नया रायपुर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मोस्टली सारे एक ही स्पीशीज के जो ट्री हैं, तो वहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ प्लांटेशन करना है तो उसके लिए आपको जो मस्ट है वो किसका है, किसकी ज़रूरत है, मस्ट आपको किसकी, नर्सरी की ज़रूरत है। क्योंकि किसी नर्सरी से आपको एक ही स्पीशीज के सारे जो पौधे हैं वो मिल सकते हैं। अगर आप अलग-अलग स्पीशीज के पौधे लगा देंगे तो कोई टेढ़ा-मेढ़ा ग्रो करेगा, कोई इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, कोई उस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, और वो सुंदर भी नहीं लगे। क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर सिटी डेवलप कर रहे हैं, हम अपने सिटी को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नर्सरी की जरूरत पड़ेगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक, अगर किसी एक्सोटिक स्पीशी को अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट मेथड क्या है, नर्सरी ही है। और अगर जैसे नेक्स्ट क्या है, प्लांटिंग ऑफ नर्सरी ग्रोन प्लांट्स इज द श्योरेस्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेटिंग पुअर एंड बैरन साइट्स, राइट। अभी मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई बंजर जमीन है, वो वाला एग्जाम्पल, ओके। फिर कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट इज ओनली पॉसिबल बाय द प्लांट्स ग्रोन इन द नर्सरी। अगर हमें रिप्लेस करना है, जैसे सपोज कोई प्लांट है, अब उसको हमें किसी और अदर स्पीशीज से रिप्लेस करना है, तो हमने क्या किया, इस प्लांट को लिए और उसका क्या किया, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और फिर वहां पर क्या किया, दूसरे प्लांट जो है, स्पीशीज जो है उसको ग्रो कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकती है, नर्सरी में हो सकती है। लेकिन अगर फॉरेस्ट पे करना चाहो तो फॉरेस्ट में ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि किस प्रिंसिपल पर जो है नर्सरी जो है वो डेवलप कर रही होती है। तो सबसे पहली बात तो कि अगर हम नर्सरी को अगर हम देख रहे हैं, नर्सरी डेवलप करना चाहते हैं, तो वहां पर जो प्लांटिंग साइड है, जो प्लांटिंग ईयर है, वो कम से कम 1 से 2 साल की होनी चाहिए, राइट। अगर आप नर्सरी ओपन कर रहे हैं, अगर आप नर्सरी डेवलप करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप हर 6 महीने में जो है अपना प्लांट जो है, क्रॉप जो है वो चेंज कर रहे हैं, नहीं। कम से कम 1 से 2 साल की होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम नर्सरी किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट टाइप नर्सरी की बात कर रहे हैं, राइट। फूल पौधे या ऐसे हम ऐसे नर्सरियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें फॉरेस्ट्री करनी है, किसी प्लांट को ट्री में बदलना है, तो कम से कम 1 से 2 साल तक हम उसको पहले सींचेंगे, उसको प्रॉपरली उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इस तरीके से अब शेड ऑफ नर्सरी हैव गुड वाटर सप्लाई, डेफिनेटली वाटर सप्लाई जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग, वही जो मैं आपको बता रही थी। हार्डनिंग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लांट है, हमने उसको क्या किया, जैसे कोई नर्सरी है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लांटिंग करी,
अब प्लांटिंग करने के बाद इसको इतना लाड प्यार मिल रहा है, इतना दुलार मिल रहा है, एकदम उसको जो चाहिए उसको, अगर कहीं पे न्यूट्रिशन की कमी आ रही है न्यूट्रिशन दे दे रहे हैं, माइकोरिज़ा दे दे रहे हैं, सब दे दे रहे हैं उसको, एकदम लाड प्यार से उसको खिला पिला के हमने बड़ा किया। अब क्या समय आया है कि अब इसको उखाड़ के ले जाके हमें ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर हमें क्या करना है, फॉरेस्ट डेवलप करना है। अब जब हमें वहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप करना है तो अब हम वहाँ पर प्रॉपरली तो अब वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे कि उसकी प्रॉपरली देखभाल करें। अब वो चीज़ उसको यहाँ नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि क्रॉप फेल होने की बहुत ज़्यादा जो है चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस जो सीडलिंग है उसकी हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग का मतलब क्या हुआ, जो जैसे अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं तो आप लोगों ने टिश्यू कल्चर पढ़ा हुआ होगा। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है डियर व्यूअर्स, कि जो हमने नर्सरी डेवलप की हुई है तो उसको फॉरेस्ट में लगाने से पहले हम उसको ऐसे जगह पर लगाते हैं जो कि फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट से थोड़ी लेस हो। जैसे अगर वहाँ पे जैसे जो सनरेज पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सनरेज पड़ेगा, विंड की जो रेट होगी वो ज़्यादा होगी, वहाँ पर कोई शेड नहीं होगा, प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं होगा, तो वैसी प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वह यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना फॉरेस्ट एरिया में होता है। वहाँ पर हम उसको कुछ दिन रखते हैं और देखते हैं कि वो हाँ सरवाइव कर पा रहा है, उसकी हार्डनिंग हो जाती है, मतलब उसको संघर्ष करवाते हैं। जब उसके प्रॉपरली हमने उसकी जतन किया, उसको अच्छे से देखभाल की, अच्छा अच्छा खासा खाने को दिया, अब उसके बाद हम उसको दूसरी जगह भेज रहे हैं तो पहले हम उसको उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। तो उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, नर्सरी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो नर्सरी का क्लासिफिकेशन हम 3 कैटेगरी में करते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटी, कि इरिगेशन की फैसिलिटी किस तरीके से है वहाँ पर। फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग के साइज के बेसिस पे। और फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज, उसके यूज के बेसिस पे। तो अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करें तो एक होता है ड्राई नर्सरी और दूसरा होता है वेट नर्सरी। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सीडलिंग्स की बात करें तो सीडलिंग नर्सरी और ट्रांसप्लांट नर्सरी, इन दोनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज, उसके यूज के ड्यूरेशन ऑफ यूज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम टेम्पररी और परमानेंट नर्सरी में उसको क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सारे नर्सरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटी। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटी की बात करूं तो सबसे पहला आता है ड्राई नर्सरी। ड्राई नर्सरी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नर्सरी जहां पर हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड्स की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, जो वाटर रिक्वायरमेंट जो होता है वो हमें आर्टिफिशियल तरीके से फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली वहाँ पर क्या होगा, मतलब पूरा का पूरा जो क्रॉप है वो किस पे डिपेंड होगा, रेनफॉल पे डिपेंड होगा, राइट। तो ऐसी नर्सरीज को हम क्या कहते हैं, ड्राई नर्सरी। फिर आता है वेट नर्सरी। तो वेट नर्सरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है रेनफॉल जो है वो उतने प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाता है। ठीक ऐसे एरियाज में वेट नर्सरी डेवलप की जाती है जहाँ पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं हो पाता है, या ऐसी जगहों पर जहाँ पर क्या होता है कि ऐसे पौधे उगाए जा रहे हैं जिनको पानी जो है वो ज्यादा अमाउंट में लगते हैं, राइट। तो क्या हुआ कि वहां पर क्या आर्टिफिशियल वाटरिंग मेथड होगा, मतलब इरिगेशन पर्पसेस होंगे ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। तो ऐसी नर्सरी को हम क्या कहते हैं, वेट नर्सरी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज, यूज के ड्यूरेशन के बेसिस में, कि जो नर्सरी है उसका जो ड्यूरेशन है, हम कितने टाइम के लिए उसको यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो एक होता है टेम्पररी नर्सरी और दूसरा होता है परमानेंट नर्सरी। टेम्पररी नर्सरी जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि वहां पर जो सप्लाइंग स्टॉक होता है वो किस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मतलब जैसे सपोज यहाँ पर ये कोई नर्सरी है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक क्रॉप हमने ग्रो किया, ठीक, एक क्रॉप हमने ग्रो किया और फिर क्या हुआ, जिस अगर जहां पर जरूरत थी तो वो क्या किया, वो सारे के सारे स्टॉक लेकर चला गया, ओके।
फिर हमने क्या किया कि अब वहां पर हमने जो अभी जो क्रॉप लगाया था, अब हम वो क्रॉप नहीं लगाएंगे, अब हम दूसरा क्रॉप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो मतलब ये इस टाइप के जो नर्सरी होते हैं वो स्मॉल एरियाज में यूज किए जाते हैं, ताकि वहां पर क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स जो है वो उगा सके। तो अगर हम इसके मेन फीचर की बात करें तो कंस्ट्रक्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ज्यादा टाइम के लिए इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, और स्मॉलर, उनका जो साइज होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। और ये मोस्टली किस एरिया के लिए सुटेबल है, मोस्टली फॉर हिली रीजियंस। मैन्यूरिंग यहाँ पर जो है वो उसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, जो सॉइल है, जो लैंड है वो क्या है, फर्टाइल है, मॉइस्चर यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में जो है वो सीड को मिल रहा है इस तरीके से। अच्छा, ठीक, फिर क्या है, mostly located near inside the planting area and which is appropriate chiefly for casualty replacement। अब यहाँ पर इसका जो इस नर्सरी को, इस टाइप की नर्सरी को डेवलप करने के लिए जो साइट चूज की जाती है वो ऐसी साइट चूज की जाती है जहाँ पर प्लांटिंग एरिया जो है, सपोज यहाँ पर ये कोई नर्सरी है, ठीक, यहाँ पर हमने प्लांटिंग की रखी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि अगर हम कोई दूसरा स्पीशी लाते हैं तो क्या वो प्रॉपर ग्रो कर पाता है। तो यहाँ पर आसपास ही कोई ऐसी नर्सरी होगी या ऐसी जगह होगी कि वहां से हम जो है दूसरी स्पीशी लेकर आए, जो कि हमसे दूसरी स्पीशी की नर्सरी प्लांटेशन कर रही है, तो वहां से हम लेकर आए और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कैजुअल रिप्लेसमेंट करके देख रहे हैं कि वो जो नर्सरी है वो प्रॉपरली, जो स्पीशी है वो प्रॉपरली ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ओके, फिर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीडलिंग्स, जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बच जाता है, क्योंकि स्मॉलर साइज में होता है। तो हम ऐसी जगहों पर इसको डेवलप करते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट्री की जा रही है। सपोज ये कोई जगह है, हमने यहाँ पर इसको चूज किया फॉरेस्ट्री के लिए, यहाँ पर हमें फॉरेस्ट डेवलप करना है, तो हम इसके जस्ट आसपास जो है टेम्पररी नर्सरी, अब हमने चूज कर लिया कि हमें ये जो पौधे हैं यहाँ पर, या ये जो प्लांट्स है उसकी प्लांटेशन करनी है, तो इसके आसपास ही हमने क्या कर दिया, एक टेम्पररी नर्सरी डेवलप कर दी, ताकि वहां पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने पौधे जो है वो जब बड़े हो जाएंगे तो हम उनको लाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, उनकी प्लांटिंग कर देंगे। ठीक, क्योंकि हम इसको यहाँ पर जो है प्रॉपर उसको ध्यान देंगे, अच्छे से उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी चाहिए उसको हम यहाँ पर प्रॉपरली मिलेगा। और अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर अगर फॉरेस्ट में करते तो एरिया जो है वो काफी वाइड हो जाएगा और हम हर प्लांट की जो है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर देख रेख जो है वो नहीं कर पाएंगे। फिर सीडलिंग्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर मिक्स्ड क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी हो सकती है यहाँ पर, मैंने आपको शुरू में ही बताया। फिर गैप बिटवीन लिफ्टिंग द स्टॉक फ्रॉम नर्सरी एंड एक्चुअल प्लांटिंग इज लेस। अब जो यहाँ पर जो गैप है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। तो अगर सपोज मैं इस ट्री को निकाल रही हूँ, तो अगर मैं इस ट्री को निकाल रही हूँ तो इस ट्री और इस ट्री के बीच में जो है कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अगर मैं इसको निकाल रही हूँ, अगर प्रॉपर गैप है इन दोनों के बीच तो दोनों को जो है वो हर्ट नहीं होगा। ओके, स्पेशल सुपरविजन जो है उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। फिर अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूं तो यूजुअली क्या होता है कि एग्जॉटिक स्पीशीज के लिए ये काफी जो है वो अच्छा माना जाता है, टेम्पररी नर्सरी की डेवलपमेंट को। फिर क्या होता है कि जैसे टेम्पररी नर्सरी है तो वो काफी रिच होता है, ह्यूमस, जो ह्यूमस में मॉइस्चर काफी अच्छा होता है, सॉइल की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इसलिए मैन्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, फिर ज्यादा ट्रबलिंग नहीं होता है, वीड्स नहीं होते हैं वहां पे, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स नहीं होते, प्लांट्स में ज्यादा डिसीजेस नहीं पाए जाते, तो ऐसी एरिया को चूज किया जाता है टेम्पररी नर्सरी डेवलपमेंट के लिए। ओके, फिर क्या होता है, enabling raising of species in their optimum altitudinal zone in hills। प्रॉपरली ऑल्टीट्यूड जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो एक प्रॉपर हाइट में उनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और चीप ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांटिंग स्टॉक विदाउट एनी सीरियस डैमेज और शॉक, मैंने आपको बताया जैसे क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग किसी एक एरिया पर हम क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जस्ट अगर हमें फॉरेस्ट्री करनी है तो हम उसके आसपास ही क्या करेंगे, टेम्पररी नर्सरी जो है वो डेवलप करेंगे। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके, ये कंपैरेटिवली बाकी नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, प्रॉपर सुपरविजन की जरूरत पड़ सुपरविजन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी होती है, तो ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स इज यूजुअली लो।
जो है वो लो एंड हैवी मोर्टेलिटी, मतलब उनके नष्ट होने की जो चांसेस होती है वो ज्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं परमानेंट नर्सरी की। तो परमानेंट नर्सरी क्या होता है, जैसे फिट फॉर लार्ज एंड इंटेंसिव वर्क एंड इंटेंसिवली मैनेज्ड, एक बहुत ही बड़ा एरिया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही टाइप की स्पीशीज की जो है प्लांट जो है वो कई सालों से क्या की जा रही है, उनकी प्लांटेशन की जा रही है। यानी कि सपोज ऐसा समझिए कि कोई फार्मर है, जैसे हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फार्मिंग समझा था, तो इंटेंसिव फार्मिंग में क्या हो रहा था कि जो एक फार्मर है वो काफी बड़े एरिया का उसके पास क्या है, जगह है, और वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक ही क्रॉप लेता है और साल भर बैठकर खाता है। ठीक, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर जो परमानेंट नर्सरी है वहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की प्लांटेशन होगी। और फिर देश में सपोज ये जैसे मैंने आपको नीलाम्बूर का एग्जांपल दिया था, वहां पर हमेशा क्या होगा, टीक प्लांटेशन ही होगा, तो वो एक तरीके का क्या है, परमानेंट नर्सरी है। अब अगर कहीं भी वर्ल्ड के वर्ल्ड किसी भी जगह पर, इंडिया के किसी भी जगह पर अब किसी को टीक टीक फॉरेस्ट्री करनी है, तो वो क्या करेगा, नीलाम्बूर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर उसकी जो टीक प्लांटेशन जो है, नीलाम्बूर की जो टीक प्लांटेशन है वो काफी अच्छी होती है। तो वो वहां पर जाएगा, वहां से कुछ टीक प्लांट जो है वो ले लेगा, कुछ स्टॉक जो है वहां से ले लेगा, और फिर जिस एरिया में उसको फॉरेस्ट्री करनी है वहां पर वो फॉरेस्ट्री कर लेगा। तो इस तरीके से, तो ये परमानेंट नर्सरी जो है वो इस तरीके से होती है। बाकी यहाँ पर जो है सारे पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं, आप लोग पॉज करके उसको रीड कर लीजिएगा। और बाकी जो है उसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है, या आप वेराइटीज ऑफ प्लांटिंग स्टॉक्स की जो है सप्लाई कर सकते हो, जैसे रूट शूट कटिंग, ग्राफ्टेड प्लांट, लेयरिंग, बडिंग, पॉलीपॉट सीडलिंग्स एटसेट्रा। ये सब के बारे में हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, ग्राफ्टेड प्लांट क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है। लेयरिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक मैंगो स्पीशी है, ठीक, जो कि क्या करता है, बहुत ही बड़े आम बड़े आम देता है। ठीक, फिर एक दूसरा मैंगो स्पीशी है जो कि छोटे ही रहते हैं आम, लेकिन काफी मीठे और रस भरे होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा मैंगो प्लांट या ऐसा मैंगो स्पीशी चाहिए जो कि साइज में बड़ा भी हो, एज वेल एज मीठा और रसीला भी हो। तो आपने क्या किया, यहाँ से इसका आधा पार्ट लिया और यहाँ से इसका आधा पार्ट लिया, और यहाँ पर बाय किसी मीन्स के थ्रू, गोबर या मिट्टी के थ्रू आपने क्या कर दिया, इन दोनों को यहाँ पर ग्रो कर दिया, ऐसा लेयरिंग कर दी। तो ये वो क्या होती है, आपकी लेयरिंग होती है। तो इस तरीके से, तो आप इस तरीके से क्या होता है कि वेराइटीज ऑफ प्लांटिंग कर सकते हो, आप प्लांटिंग स्टॉक्स वहां पर कर सकते हो, उनकी सप्लाई कर सकते हो। फिर ड्यूरेशन ऑफ सर्विस लाइफ इज लॉन्ग, डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको नीलाम्बूर टीक प्लांटेशन का एग्जांपल दिया, वो कब से लगा हुआ और अभी तक वो सर्व कर रहा है लोगों को। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज्यादा महंगा भी नहीं आता, क्योंकि वो जो जगह है, अगर यहाँ पर हम परमानेंट नर्सरी है, तो यहाँ पर जो जगह है वो क्या हो चुकी है, वो उस अपने आप को ढाल चुका है। वहाँ की जो मिट्टी है अब वो यूज टू हो चुकी है कि उसको एक ही तरीके के प्लांट जो है उसी की एक ही तरीके के प्लांट को ही मॉइस्चर प्रदान करना है, एक ही तरीके के प्लांट को ही उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, वहां पर कोई दूसरी स्पीशी तो आ नहीं रही है, तो वो यूज टू हो गई है। तो वहां पर ज्यादा उसको जो है ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर टेम्पररी नर्सरी को देखा जाए, तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग तरीके का क्रॉप है, तो अब सॉइल जो है वो भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या चाहिए, इस तरीके से, राइट। तो सुपरविजन कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होता। फिर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्सरी स्टॉक्स ड्यू टू नियरनेस ऑफ रोड्स। अब जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई परमानेंट नर्सरी है तो वो ऐसी जगह ही अपनी नर्सरी डेवलप करेगा जहां से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी पड़े। ठीक, प्लांट्स आर रेज्ड ईयर आफ्टर ईयर फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन सेम साइट। ओके, डिसएडवांटेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीडलिंग्स इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टलियर। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सपोज आपको क्या करना है, बस्तर में टीक प्लांटेशन करनी है, लेकिन हमें पता है टीक प्लांटेशन जो है वो नीलाम्बूर में बहुत अच्छी होती है, तो आप वहां जाएंगे, अब वहां से यहाँ लेकर आना तो काफी मशक्कत वाली काम हो गई। तो इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट भी जो है वो हाई होता है। अगर आप शुरू में कोई प्लांटेशन करना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट नर्सरी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी एस्टैब्लिशिंग कॉस्ट जो होगी वो काफी ज्यादा हाई होगी। ठीक, इस तरीके से मैन्यूरिंग ऑफ बेड्स एनुअली एंड इंटेंसिव वर्किंग इज एसेंशियल, डेफिनेटली
मैन्योरिंग जो है आपको अच्छे से करना होगा, प्रॉपरली करना होगा, लार्ज क्वांटिटी में करना होगा, लार्ज लेबर फोर्स लगता है जो कि पूरे साल में, और जो कि थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज व्हाट क्राइटेरिया फॉर नर्सरी साइट सिलेक्शन। अब उस क्राइटेरियाज की बात करते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सके नर्सरी के लिए, अगर हमें कोई नर्सरी डेवलप करनी है तो उसके साइट सिलेक्शन के लिए साइट कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो जो नर्सरी है वो सेंटर में स्थित होना चाहिए विथ रेफरेंस टू द एरिया टू बी प्लांटेड। अगर यहाँ पर हमें कोई फॉरेस्ट डेवलप करना है तो उसके आसपास सेंट्रली जो है वो सिचुएटेड होना चाहिए। ओके, फिर इट शुड प्रेफरेबली बी नियर अ रेंजेस ऑफ फॉरेस्टर्स क्वार्टर, किस जैसे जो आप सब जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डेफिनेटली, तो आपको आपके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी यही सारी बातें सिखाई जाती है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो किसी रेंजर या फॉरेस्टर के क्वार्टर के आसपास ही होना चाहिए जिसके थ्रू वो क्या कर सके प्रॉपरली उसको टाइम टाइम पर ऑब्जर्व कर सके, ऑब्जर्वेशन में रहे वो उसके अंडर। फिर it should be close to the source of supply of labor to do various works as and when required, definitely properly supply of labor। अब ऐसा नहीं कि आप रिहायशी एरिया से एकदम दूर जो है आप नर्सरी जो है उसको डेवलप कर दिए जहां पर आपको लेबर ही नहीं मिल रहे हैं। अब लेबर ही नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लांटेशन कैसे करोगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, उसको जितनी भी देखभाल की जरूरत होती है, पानी डालना है जो भी, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक, in order to have good irrigation facility, it should be situated near or slightly below the source of adequate water supply. Definitely, अगर उसको आप properly irrigation, good irrigation facility देना चाहते हो, proper water supply होना चाहिए उस पे, तो आप किसी ऐसे जगह पर नर्सरी डेवलप करोगे जहाँ पर जैसे सपोज अगर नदी के पास कर रहे हैं या तालाब के पास कर रहे हैं जहाँ पर गुड अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा है, तो वहां पर नर्सरी डेवलप करना जो है वो काफी अच्छा होता है। फिर soil should be well drained, sandy loam, clay soil should not be selected as their aeration and drainage is poor. They are liable to crack during summer. Definitely soil कैसा होना चाहिए, sandy loamy soil होना चाहिए। clay soil को select नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो है वो थोड़ा उसकी ड्रेनेज क्वालिटी जो होती है वो पुअर होती है, और एरेशन मतलब वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। अब समर के टाइम पे क्या होगा कि अगर वो सूख जा रहा है तो मिट्टी, जैसे आप देखते हैं ना कि मिट्टी जो है वो अगर हम लोग जैसे गर्मी के मौसम में अगर खेत वगैरह जैसे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है जो जमीन जो है वो थोड़ी फटी फटी रहती है, इट इज बिकॉज ऑफ क्ले सॉइल, तो वो क्रैक हो जाते हैं समर के टाइम पे। तो ऐसी जगहों को चूज नहीं करना चाहिए नर्सरी के लिए। फिर जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो हमें क्या करना चाहिए कि न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड विथ नो ओवरहेड शेड एक्सेप्ट इन हॉट ड्राई लोकेलिटीज वेयर इट इज बेनिफिशियल। हमें ऐसे जगहों को चूज करना चाहिए जहां पर फॉरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी लैंड को चूज किया, ठीक, वहां पर ज्यादा जो है न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड, न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड का मतलब क्या हुआ कि नया लैंड को हमें जैसे फॉरेस्ट डेवलप के लिए चूज करना चाहिए। फिर वहां पे क्या होगा, ज्यादा शेड भी नहीं आना चाहिए अगर हॉट ड्राई लोकेलिटीज ना हो तो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर अगर ज्यादा शेड होगा उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। इट शुड नेवर बी लोकेटेड इन अ नेचुरल ब्लैंक। नेचुरल ब्लैंक का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी जगह जहां पर नेचुरली तरीके से कोई भी प्लांट जो है वो उगी ही नहीं, वो हमेशा से क्या है, ब्लैंक है, खाली है, तो ऐसे जगह पर हमें कभी भी नर्सरी डेवलप नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, अगर वहां पर कोई भी स्पीशी अपने से नहीं उग पा रही है, इट मीन्स व्हाट, इट इज अ बैरन लैंड। तो इसीलिए वो कभी भी नेचुरल ब्लैंक में सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए। हिल्स एरिया में जो है स्लोप जो है वो 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 5 डिग्री से ज्यादा हुए तो क्या हो सकता है, बारिश आएगी, बारिश आएगी तो क्या होगा कि सॉइल इरोशन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इस वजह से, ठीक, जैसे क्या है वेस्टर्न हिमालयाज, अगर वेस्टर्न हिमालयाज है, ठीक है, नॉर्दर्न साइड है, तो वहां पर जो ऑल्टीट्यूड है, हाइट जो है वो 1200 मीटर का होना चाहिए। 1200 मीटर का मतलब जो हमने देखा था सी लेवल से जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 1200 मीटर की होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, हमने पढ़ा था, अगर वहां पर नहीं हुआ तो रेडिएशन वाला प्रॉब्लम आएगा, रेडिएशन वाला प्रॉब्लम आएगा तो फ्रॉस्ट की चांसेस हैं क्योंकि वेस्टर्न हिमालयाज की बात हो रही है।
ठीक है, फ्रॉस्ट वाला फिर केस आएगा। तो इस वजह से वहां पर जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना मेंटेन होना चाहिए, 1200 मीटर होना चाहिए सी लेवल से। Altitudinal zone of the species should also be kept in view while selecting site for nursery heels. Altitudinal zone डेफिनेटली, अगर हाइट जो है, अगर हील्स की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर उस अगर हमें वहां पर नर्सरी डेवलप करनी चाहिए तो वहां की हाइट को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, कितना होने से कितना है। तो ये सारा एक पर्टिकुलर डाटा होता है जो कि फॉरेस्ट रेंजर के पास होता है। उन सबको पता ही होता है, आप सब यही सीखते हैं। और जब हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन कर रहे होंगे तो उसमें भी हम देखेंगे। तो ये सारी बातें होती है जो कि अगर आपको फॉरेस्ट अगर डेवलप करना है, फॉरेस्ट्री अगर आप कर रहे हैं, तो ये सारी बातों को आपका जो है वो मोटा मोटा जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के हमने अपने इस लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस किया और काफी दिन बाद जो है वो लेक्चर अपलोड कर पाई मैं। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि कमेंट सेक्शन पर अब मुझे केमिस्ट्री के लिए भी बोला जा रहा है, बायोलॉजी के लिए भी बोला जा रहा है, इंग्लिश के लिए भी बोला जा रहा है, तो बहुत जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। बट अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे जो है फॉरेस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करते जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमें कवर करने हैं। फिर हमें एग्रीकल्चर भी स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से तो मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा लेक्चर जो है मैं फॉरेस्ट्री के जो है वो अपलोड करती चली जाऊँ। Okay, dear viewers, keep watching, keep supporting. Thanks for watching.